अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 145 प्रक्रिया की प्रोसीजर क्या होगी। सीआरपीसी सेक्शन 126 तो किसी व्यक्ति के विरुद्ध 144 के अधीन कार्यवाही किसी ऐसे जिले में की जा सकती है। किसी व्यक्ति के विरुद्ध 144 के अधीन जो कार्यवाही है किसी ऐसे जिले में की जा सकती है जहाँ की वह है या जहाँ वह या उसकी पत्नी निवास करती है या जहाँ उसने अंतिम बार अपनी पत्नी के साथ या उस अधर्मस्थ संतान की माता के साथ निवास किया है या जहाँ उसका पिता निवास करता है या उसकी माता निवास करती है। तो ये क्लोज है कि कहाँ कार्यवाही की जा सकती है। तो जहाँ वह या उसकी पत्नी निवास करती है और जहाँ उसने अंतिम बार अपनी पत्नी के साथ या अधर्मस्थ संतान की माता के साथ। ये अधर्मस्थ संतान की माता कौन है? ये है उसकी दूसरी पत्नी। दूसरी पत्नी को लीगली वाइफ का दर्जा नहीं मिलता, इसलिए वो इलेजिटिमेट चाइल्ड की मदर कहलाएगी। अधर्मस्थ संतान की माता के साथ निवास किया है और उस जिले में जहाँ की उसकी माता निवास करती है या उसके पिता निवास करते हैं। आगे सेकेंड क्लोज कह रहे हैं कि ऐसी कार्यवाही में सब साक्ष्य ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में, ऐसी कार्यवाही में जितने भी एविडेंस है वो ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में जिसके विरुद्ध भरण पोषण का आदेश देने की प्रस्तावना है या जब उसे व्यक्तिगत हाजिरी से विमुक्ति दे दी गई है तब उसकी अधिवक्ता की उपस्थिति में लिया जाएगा और उस रीति को अभिलिखित किया जाएगा जो समन मामले में विहित है। तो ऐसा जो आदेश है वो कैसे किया जाएगा? ऐसा उस व्यक्ति की उपस्थिति में किया जाएगा और अगर उस व्यक्ति को उपस्थिति से अभिमुक्ति प्रदान कर दी गई है तब उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में किया जाएगा और वह रीति अभिलिखित की जाएगी जो कि समन मामलों में विहित है। समन मामलों की रीति के अनुसार किया जाएगा। अब इसका प्रोवाइजो कह रहा है, परंतु यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है, मजिस्ट्रेट कौन है? प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध भरण पोषण की संदाई करने का आदेश की प्रस्तावना है तामील से जानबूझकर बच रहा है, ऐसा व्यक्ति तामील से जानबूझकर बच रहा है या न्यायालय में हाजिर होने में उपेक्षा कर रहा है। दो कारण है कि या तो तामील से जानबूझकर बच रहा है या न्यायालय में हाजिर होने में उपेक्षा कर रहा है। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? एक्स पार्टी एक पक्षीय रूप से सुनने और अवधारण करने के लिए अग्रसर होगा। एक पक्षीय के कार्यवाही सुनने के लिए अग्रसर होगा और ऐसे दिया गया कोई भी आदेश उस तारीख से 3 महीने के अंदर, ऐसा दिया गया कोई भी आदेश वो जो तारीख है उसके 3 महीने के अंदर जब आवेदन किया गया तब की तारीख से 3 माह के भीतर आवेदन पर दर्शित अच्छे कारण के निबंधन के अधीन जिसके अंतर्गत विरोधी पक्षकार को खर्चे के संदाय के बारे में निबंधन भी है जो मजिस्ट्रेट न्यायोचित समझे अपास्त किया जा सकेगा। तो ये क्लोज क्या कह रहा है? जहाँ की उसे व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दे दी गई है उसी का प्रोवाइजो है ये कि अगर कोई मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति तामील से बच रहा है या न्यायालय में हाजिर होने में उपेक्षा कर रहा है तो मजिस्ट्रेट एक पक्षीय कार्यवाही सुनेगा और ऐसे दिया गया कोई भी जो आदेश है वो 3 माह के अंदर किए गए आवेदन पर दर्शित अच्छे कारण से ऐसे निबंधन के अधीन जिसके अंतर्गत विरोधी पक्षकार को खर्चे की संदाई के बारे में भी निबंधन है जो मजिस्ट्रेट न्यायोचित समझे अपास्त किया जा सकेगा। तो अगर उसे ऐसा कोई आदेश दिया गया है तो वो मजिस्ट्रेट क्या कर देगा? अपास्त कर देगा। आगे क्लोज है थर्ड। क्लोज थर्ड क्या कह रहा है? धारा 144 के अधीन आवेदनों पर कार्यवाही करने की न्यायालय की शक्ति होगी कि वह खर्चों के बारे में ऐसा आदेश न्याय संगत हो। 144 में न्यायालय ऐसा आदेश दे खर्चों के बारे में जो कि न्याय संगत हो। ठीक है, आगे हम देखते हैं सेक्शन 146 सीआरपीसी सेक्शन 127 भत्ते में परिवर्तन। तो धारा 144 के अधीन भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता पाने वाले यथास्थिति पत्नी संतान माता पिता को भरण पोषण अंतरिम भरण पोषण देने के लिए मासिक भत्ता देने के लिए उसी धारा के अधीन आदिष्ट किसी व्यक्ति की परिस्थिति में तब्दीली हो जाने पर मजिस्ट्रेट यथास्थिति भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के भत्ते में परिवर्तन कर सकता है। अगर जो मासिक भत्ता पा रहा है उसकी परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया, उसकी कोई जॉब वगैरह लग गई
या फिर जितना उसे भत्ता मिल रहा था उससे भी डाउन उसकी हालत आ गई। ठीक है, और यहाँ जो मासिक भत्ता दे रहा है, आज उसकी किसी अच्छी कंपनी में अच्छी जॉब है, कल उसकी जॉब छूट गई। तो इन सब परिस्थितियों को, सर्कमस्टांसेस को देखकर मजिस्ट्रेट जो है वो भरण पोषण या फिर जो अंतरिम भरण पोषण है उसके भत्ते में परिवर्तन कर सकता है जैसा वह ठीक समझे। आगे इसका क्लोज सेकंड कह रहा है कि जहां मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि धारा 144 के अधीन दिया गया कोई आदेश किसी सक्षम सिविल न्यायालय के विनिश्चय के परिणाम स्वरूप रद्द या परिवर्तित किया जाना चाहिए, तो यथास्थिति उस आदेश को रद्द या परिवर्तित कर देगा। ये जो सेक्शन है, ये जो चैप्टर है, चैप्टर 10 सेक्शन 144 से लेकर 147 तक आएगी, ये एक तरीके से सिविल नेचर की। ठीक है, फिर भी ये किससे गवर्न हो रही है? क्रिमिनल लॉ से गवर्न हो रही है। क्रिमिनल लॉ के ऊपर हमेशा सिविल लॉ प्रिवेल करेगा। कभी भी अगर कंट्राडिक्शन हो क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ में, तो सिविल लॉ का जो डिसीजन है वो ही हमेशा प्रिवेल करेगा। तो इसमें भी यही बात बताई गई है कि अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि 144 के अधीन कोई आदेश दिया गया है और वो किसी सक्षम न्यायालय ने, सक्षम सिविल न्यायालय ने अपने निर्णय के परिणाम स्वरूप, सिविल न्यायालय का भी कोई उसी मैटर पे सिविल न्यायालय में कोई बात चल रहा था, उसमें सिविल न्यायालय ने कोई जजमेंट दिया, उस जजमेंट के परिणाम स्वरूप ऐसा जो आदेश दिया गया है इसको या तो परिवर्तित किया जाना चाहिए या फिर उसको कैंसिल कर दिया जाना चाहिए, रद्द कर दिया जाना चाहिए। तब क्या किया जाएगा? मजिस्ट्रेट का जो न्यायालय है वो उस अनुसार, उसके आदेश के अनुसार या तो उसे रद्द कर देगा, कैंसिल कर देगा, या फिर उसमें जो चेंजेस करने हैं वो चेंजेस कर देगा। तो यहाँ पे बात यही समझनी है कि सिविल लॉ हमेशा क्रिमिनल लॉ पर प्रिवेल करेगा। क्लोज 3 इसमें कह रहा है कि जहां धारा 144 के अधीन कोई आदेश ऐसी महिला के पक्ष में दिया जाता है जिसके पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया, वहां मजिस्ट्रेट का यदि समाधान हो जाता है। ठीक है, 144 में कोई आदेश दिया गया हस्बैंड वाइफ के बीच में, या तो हस्बैंड ने उससे डाइवोर्स ले लिया है या वाइफ ने हस्बैंड से डाइवोर्स लिया गया। सर्कमस्टांसेस क्या है वो अब आगे बनेंगे। तो इसमें ये है कि उस महिला ने ऐसे विवाह विच्छेद की तारीख के पश्चात पुनर्विवाह कर लिया है। विवाह विच्छेद हो गया, उसके बाद उस महिला ने पुनर्विवाह कर लिया, तो वह ऐसे आदेश को पुनर्विवाह की तारीख से रद्द कर दिया जाएगा। तो ऐसा जो आदेश है जिस दिन उसकी रीमैरिज हुई तब से ऐसा आदेश कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन है कि उस महिला के पति ने उससे विवाह विच्छेद कर लिया और उस महिला ने उक्त आदेश के पूर्व या पश्चात पूरी धनराशि प्राप्त कर ली। ठीक है, महिला ने कर लिया, ये महिला के पति ने कर लिया उससे विवाह विच्छेद, और उस महिला ने मजिस्ट्रेट के द्वारा दिए गए आदेश से पहले या फिर उसके पश्चात जितनी धनराशि प्राप्त करनी थी वो सारी धनराशि प्राप्त कर ली। जो पक्षकारों को लागू किसी रूढ़िजन्य या स्वयं विधि के अधीन विवाह विच्छेद पर देय थी, जो कि पक्षकारों की जो रूढ़ी प्रथा है उसके अंतर्गत या मुस्लिम्स में मेहर के अंतर्गत मेहर के अलावा भी अदायगी की जा सकती है। लेकिन अगर ऐसी कोई राशि पहले से ही डिसाइड है कि अगर आप दोनों पार्टनर्स में से कोई डाइवोर्स लेते हो तो ये राशि दी जाएगी। ठीक है, तो वह ऐसे आदेश को, ठीक है, कंडीशन क्या है? महिला के हस्बैंड ने उससे डाइवोर्स ले लिया और उसने उस संपूर्ण राशि को ऐसे आदेश के पहले या बाद में चुका दिया। उस महिला ने प्राप्त कर लिया उस राशि को। किस बेस पे प्राप्त किया? उन पक्षकारों को लागू होने वाली किसी रूढ़ी या किसी विधि, स्वयं की कोई विधि है उस विधि के अनुसार पर, जो कि विवाह विच्छेद पर दे थी कि भाई अगर आप भविष्य में ऐसा कुछ डाइवोर्स का मैटर चलता है तो हमारी रूढ़ी के अनुसार इतने पैसे, इतना अमाउंट देना है। तो क्या होगा? ऐसे आदेश को उस दशा में जिसमें ऐसी धनराशि ऐसे आदेश के पहले दी गई थी, आदेश के दिए जाने की तारीख से रद्द कर देगा। अगर ऐसी धनराशि पहले ही दे दी गई थी तो आदेश जिस तारीख को दिया जा रहा है उस तारीख से उसको रद्द कर देगा। और अगर कोई अलग दशा है, किसी अन्य दशा की अवधि में यदि कोई हो जिसके लिए महिला के द्वारा उस पति को वास्तव में भरण पोषण दिया गया है, पति के द्वारा उस महिला को वास्तव में भरण पोषण दिया गया है, तो उसकी समाप्ति की तारीख से रद्द कर देगा। कोर्ट देखेगा कि ऐसी कोई राशि दी गई है और ऐसी राशि सफिशिएंट है, तो अगर ऐसी राशि पहले दी गई है तो जब आदेश आएगा उसकी तारीख से उसको कैंसिल कर देगा,
और अगर ऐसी राशि बाद में दी गई है, ठीक है, जिसमें न्यायालय को लगता है कि हाँ वास्तव में मेंटेनेंस दिया गया है, तो उस अवधि की समाप्ति पर समाप्ति की तारीख से रद्द कर देगा। ठीक है, आदेश की समाप्ति की तारीख से रद्द कर देगा। आगे इसका खंड ग कह रहा है कि उस महिला ने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया। अब महिला ने अपने पति से डाइवोर्स ले लिया, ठीक है, और उसने विवाह विच्छेद के पश्चात अपनी यथास्थिति भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के आधारों का स्वेच्छा से अभ्यर्पण कर दिया है। उसने अपने विवाह विच्छेद के पश्चात अपने मेंटेनेंस के अधिकार को स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से उन अधिकारों को छोड़ दिया है कि मुझे इस आदमी से कोई रिश्तेदारी नहीं रखनी, मुझे कोई मेंटेनेंस नहीं चाहिए, तो वह उस आदेश को उसकी तारीख से रद्द कर देगा। तो जब ऐसा मजिस्ट्रेट आदेश देता है और महिला ये कहती है कि मुझे इस आदमी से कुछ नहीं चाहिए, तो अगर उसने स्वेच्छा से ये चीज़ कही है तो उस आदेश की तारीख से वो रद्द हो जाएगा। ये क्लोज ये कह रहे हैं। आगे है क्लोज 4। क्लोज 4 क्या कह रहे हैं? तो किसी भरण पोषण या दहेज की, या तो किसी भरण पोषण की या दहेज की किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसे धारा 144 के अधीन भरण पोषण और अंतरिम भरण पोषण या उनमें से किसी के लिए कोई मासिक भत्ता संदाय किए जाने का आदेश किया गया है। पहले इस सेक्शन को पढ़ते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। तो किसी भरण पोषण या दहेज की किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसे धारा 144 के अधीन भरण पोषण और अंतरिम भरण पोषण या उसमें से किसी के लिए कोई मासिक भत्ता संदाय करने का आदेश दिया गया है। ठीक है, किसी व्यक्ति को क्या किया गया है, भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता देने का आदेश दिया गया है। ठीक है, वसूली के लिए डिक्री के समय, अब इसकी वसूली के लिए डिक्री जारी होगी। वसूली के लिए डिक्री के समय सिविल न्यायालय उस राशि की भी गणना करेगा। सिविल न्यायालय में कोई बात चल रहा है तब सिविल न्यायालय उस राशि की भी गणना करेगा जो कि आदेश के अनुसरण में दी जा रही है। ठीक है, यथास्थिति भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण या उसकी किसी भी मासिक भत्ते के रूप में व्यक्ति को संदाय की जा चुकी है या उस व्यक्ति के द्वारा वसूल की जा चुकी है। तो अगर इसे हम वन लाइन में समझें तो यही है कि सिविल न्यायालय में कोई बात चल रहा है और सिविल न्यायालय में अगर उस वाद के ऊपर डिक्री की जा रही है, ठीक है, वसूली के लिए डिक्री की जा रही है, तो अगर क्रिमिनल लॉ में इसमें भरण पोषण दिया जा रहा है 144 के अंतर्गत, CRPC 125 के अंतर्गत, तो सिविल न्यायालय क्या करेगा, उसको भी जोड़ेगा, उसको भी देखेगा कि क्या ऐसे व्यक्ति को संदाय किया जा चुका है या फिर क्या ऐसे व्यक्ति के द्वारा वसूली की जा चुकी है। ये सिविल न्यायालय भी देखेगा, उस राशि को सिविल न्यायालय भी गणना में लेगा। क्लोज 4 ये कह रहा है। इस तरीके से अपना सेक्शन 46 कंप्लीट हुआ। आगे है सेक्शन 147। 147 क्या कह रहा है, भरण पोषण के आदेश का प्रवर्तन, एनफोर्समेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, कहाँ कहाँ प्रवर्तित रहेगा, कहाँ कहाँ लागू होगा इसका प्रवर्तन। तो यथास्थिति भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण या कार्यवाहियों के व्ययों के आदेश की प्रति उस व्यक्ति को जिसके पक्ष में वह दिया गया है या उसके संरक्षक को, ऐसा भरण पोषण जिस व्यक्ति के पक्ष में दिया गया है, ठीक है, पर्टिकुलर व्यक्ति जिसके पक्ष में दिया गया या उसके संरक्षक को, यदि कोई हो, उस व्यक्ति को जिसे यथास्थिति भरण पोषण के लिए भत्ता, अंतरिम भरण पोषण के लिए भत्ता, कार्यवाही के लिए व्यय दिया जाना है, निःशुल्क दी जाएगी। क्या दी जाएगी? आदेश की प्रति दी जाएगी। ऐसे आदेश की प्रति उसे निःशुल्क दी जाएगी। और ऐसे आदेश का प्रवर्तन किसी ऐसे स्थान में जहाँ की वह व्यक्ति है जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश दिया गया है, जिस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा आदेश दिया गया है, किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पक्षकारों को पहचान के बारे में यथास्थिति देय व्यय भत्तों के न दिए जाने के बारे में मजिस्ट्रेट का समाधान होने पर किया जा सकता है। सबसे पहले तो जिन व्यक्तियों को भरण पोषण का भत्ता दिया जा रहा है उन व्यक्तियों को उस आदेश की प्रति दी जाएगी कि भाई आपको भरण पोषण दिया जा रहा है, उस आदेश की प्रति निःशुल्क रूप में दी जाएगी। और जहाँ जिस व्यक्ति को ऐसा भरण पोषण के भत्ते का संदाय करना है जिसके विरुद्ध न्यायालय ने आदेश दिया है, उसके बारे में मजिस्ट्रेट ये ध्यान रखेगा कि किसी व्यक्ति पक्षकार के पहचान के बारे में कि पर्टिकुलर पर्सन ने ऐसे भत्ते का संदाय कर दिया है, और अगर वह संदाय नहीं किया जाएगा तो कार्यवाही की जाएगी। तो यही है कि भत्तों की संदाय न किए जाने के बारे में मजिस्ट्रेट के समाधान हो जाने पर किया जा सकता है।
तो ऐसे व्यक्ति की पहचान कराई जा सकती है कि पर्टिकुलर पर्सन ने भत्ते का संदाय नहीं किया। तो यह है भत्ते के आदेश का प्रवर्तन। कहाँ रहेगा आदेश का प्रवर्तन? जहाँ वह पर्टिकुलर व्यक्ति है उस स्थान में रहेगा, और जो वो क्या बोलते हैं, व्यथित पक्षकार जो है, एग्रीव्ड पर्सन, उनको इसकी प्रति निःशुल्क दी जाएगी। ये हुआ चैप्टर 10 कंप्लीट। इसके केस लॉज देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।